ठीक, तो पिछले दो टॉपिक में हम लोगों ने अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट कैरिंग वायर पे मूविंग चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा और करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क क्या लगेगा, ये दो बातें करी हैं। और अब हमें ये बात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स हैं, एक है करंट कैरिंग वायर और एक है मटेरियल। तो मटेरियल लेवल की बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं, करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड आती है, जिसके बारे में किसने बोला है, बायो-सैवर्ट ने। तो कुछ बायो-सैवर्ट के ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ऐसे किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसने ऐसा देखा कि किसी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन आर डिस्टेंस अगर इस वायर से 90 डिग्री पे है तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, और आर डिस्टेंस अगर वायर के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये दो ऑब्जर्वेशन है कि 90 डिग्री टू द वायर उसी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, लेकिन अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने अपना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया जो मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, जैसे ये एक बड़ा सा वायर है, तो उसने बड़े से वायर की नहीं बल्कि एक छोटे से वायर सेगमेंट, ये एक वायर सेगमेंट है, इसकी वजह से किसी जनरल पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा ये बताया। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट में टी साइलेंट है, ऐसे नाम पता नहीं क्यों रखते थे। बायो-सैवर्ट, टी बोलना है मगर साइलेंटली बोलना है, बायो-सैवर्ट मतलब अंदर से टी आना चाहिए ऐसा। तो ये करंट कैरिंग वायर है और पी पॉइंट यहां से आर दूरी पे है। मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं तो मैंने ये एंगल क्या रखा है, थीटा। दो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी अभी क्या बताया कि अगर वायर ऐसे रखा है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा होगी और इस डायरेक्शन में यानी वायर के अलोंग जीरो होगी। यानी इस करंट कैरिंग वायर का कंट्रीब्यूशन 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है और 0 डिग्री पे सबसे कम होता है। तो उसने अपना लॉ बताने के लिए इस वायर के दो कंपोनेंट कर दिए। कैसे, अगर ये डीएल लेंथ का वायर है तो डीएल लेंथ के वायर का एक कंपोनेंट इधर बनाया और एक कंपोनेंट इधर बनाया। जरा देखें, डीएल लेंथ का वायर था, यानी इस ब्लैक वाले वायर की लेंथ थी डीएल। तो बताओ ये वाले पोर्शन की लेंथ कितनी आएगी, क्या ये एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट है तो डीएल कॉस थीटा, और इस वाले वायर की लेंथ आएगी डीएल साइन थीटा। मैंने यार एक वायर की छुट्टी करके उसकी जगह दो वायर दिखा दिए हैं, यहां मैंने लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है। तो मुझे बताओ बायो-सैवर्ट के ऑब्जर्वेशन के आधार पे डीएल कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन देगा या डीएल साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन देगा पी पे। डीएल कॉस थीटा पी वाली लाइन के अलोंग है और डीएल साइन थीटा के साथ ये लाइन ज्वाइनिंग 90 डिग्री पे है। तो उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पे कोई डीएल लेंथ का वायर, ये डीएल लेंथ का वायर है, 90 डिग्री वाले लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा देता है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया था। तो बताओ 90 डिग्री पे डीएल कॉस थीटा है या डीएल साइन थीटा है। इस लाइन ज्वाइनिंग के लिए 90 डिग्री पे कौन है, डीएल साइन थीटा। तो उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट, करंट कैरिंग सेगमेंट, यानी जो ये फॉर्मूला बायो-सैवर्ट दे रहा है वो पूरे वायर की वजह से नहीं दे रहा है। कितने वायर की वजह से दे रहा है, इस छोटे से वायर, और उस छोटे वायर के दो कंपोनेंट करे हैं, एक आया है इस रेडियस के अलोंग और एक आया है 90 डिग्री पे। तो कौन से कंपोनेंट, कौन सा वायर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, डीएल साइन थीटा। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए उसके स्टेटमेंट में। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि हर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, यानी डीबी
इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना, 1/r²। तो इक्वालिटी लाने के लिए हर बार की तरह, अच्छा एक और बात, क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से है क्योंकि यहां करंट कैरिंग वायर है। अगर वायर में करंट ही ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का लेना देना सबसे पहले किससे है, करंट से। तो देखो इन सारी चीजों को मिला दें तो ये क्या बन गया, आई dl sin थीटा बाई r², और इक्वालिटी लाने के लिए जो कांस्टेंट आया वो है μ0/4π। ये dB का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने स्केलर फॉर्म में दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कई बार आ चुकी है, यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है स्केलर फॉर्म में, dB = I dl sin थीटा। यहां मैंने थीटा क्या बताया है, थीटा क्या है यहां पर, एंगल बिटवीन आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या था, इस वायर से लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर, एंड डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर क्या था, इस ब्लैक वायर सेगमेंट की लेंथ के अलोंग, इस वेक्टर को हम डीएल वेक्टर बोल रहे हैं, लेंथ करंट के अलोंग है। बात क्लियर है, तो थीटा उनके बीच का एंगल है, ये डीबी का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, ये तो बात हो गया यार मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिट टेस्ला है। अच्छा यहां पे एक टर्म आया है μ0/4π, μ0 को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तुम्हें याद है यार परमिटिविटी, परमिटिविटी शब्द आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसका नाम क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी उसी तरह का टर्म है। μ0 की वैल्यू आती है 4π × 10⁻⁻⁷ SI यूनिट। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा अजीब रहेगी। तो μ0/4π की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁷। ये वैल्यूज समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मूला क्लियर है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये हो गया। अगली चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अब तक हमने पूरी फिजिक्स में हमेशा किसका सहारा लिया है, राइट हैंड का। यस, राइट हैंड का और क्रॉस का, बिल्कुल। तो राइट हैंड रूल यहां भी लगाना है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। हम एक बार राइट हैंड पाम रूल पढ़ चुके हैं, वो फोर्स लगाने का फॉर्मूला होता था। एक हम हवा करने वाला रूल पढ़ चुके हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट का था, है ना। एक हम कर्ल वाला कर चुके हैं, जिससे एरिया की डायरेक्शन तय होती थी, याद है यार। अब हम फिर से हाथ को कर्ल करने वाले हैं, कैसे, करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल करने की डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर कोई पूछे बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, तो बी पॉइंट पे जाके ऐसे कर्ल करोगे, या ऐसे सोचो यार एक सांप है जिसको यहां लपेट दिया गया है और बी पॉइंट पे जाके डस रहा है, तो जो डसने की डायरेक्शन आएगी वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी बी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर। अगर यहां कोई ए पॉइंट होता तो वहां कहां होती, बाहर। अगर यहां कोई पॉइंट होता तो कहां होती, यानी बेसिकली इस वायर को सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ इस तरीके से। तुम देख रहे हो यार, ये देखो डसने की डायरेक्शन बनी है, करंट ऊपर है और डसने की डायरेक्शन ऐसे है। बेसिकली कर्ल करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो तुम जहां जाके डसना चाहो वहां की डायरेक्शन निकल आएगी। मैग्नेटिक फील्ड तो कंटिन्यूअसली होती हैं, पूरे सर्कल के लिए कंटिन्यूअसली होती हैं। क्या जनता समझ पा रही है, क्लियर है। तो हम लोगों ने यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ ली है, बना हुआ है मॉड्यूल में, तो मेरे ख्याल से ये चीज एकदम क्लियर दिख रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो ये वाला फॉलो करो, डसने वाली डायरेक्शन किसी पॉइंट के लिए। और अगर हमें पूरा माहौल समझना है कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का माहौल कैसा है, तो ये मैंने पूरा माहौल दिखाने की कोशिश की, सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, ओके। अब जब जब हम फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सामने भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो जिनके क्रॉस से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं।
तो देखो सामने दो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, डीएल है और आर है, लेकिन समस्या है कि आर ऊपर नहीं है, तो हम क्रॉस कैसे बनाएं। तो हम एक काम जबरदस्ती करने वाले हैं। देखो जरा इस फॉर्मूले में मैं आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। देखो यार, एक आर ऊपर बढ़ा है तो एक आर नीचे। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे डीएल और आर दोनों दिखने लगा। क्या थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल था कि नहीं था। फिजिक्स में जब जब हम ए बी साइन थीटा टाइप का लुक देखते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। यानी कि अब हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको डीएल क्रॉस आर लिखने वाले हैं। क्या लिखना है, डीएल क्रॉस आर, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट ए बी साइन थीटा होता है, तो डीएल क्रॉस आर का रिजल्ट क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा। तो क्या ये मैग्नीट्यूड वाइज जस्टिफाइड है, और डायरेक्शन वाइज कैसे जस्टिफाइड है अभी मैं समझाऊंगा। डायरेक्शन वाइज ये जस्टिफाइड कैसे, अब ये फॉर्मूला वेक्टोरियल हो गया, वेक्टोरियली। डायरेक्शन वाइज कैसे जस्टिफाइड है मुझे बताओ। अभी मैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो तुम्हारा रूल क्या कहता है, यहां पर अपना बॉडी लपेटना है, पी पॉइंट पे डसना है। डायरेक्शन कहां आ रही है, अंदर, अंदर आ रही है, लगाओ फिर से। हाँ ठीक, डसना आना चाहिए, आगे बहुत काम आता है। सास को डसना पड़ेगा। हाँ भाई, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल से आर की तरफ हवा करते हुए चलो, डीएल से आर की तरफ। तो अंगूठा कहां इशारा कर रहा है, अंदर। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर ही थी कि नहीं, तो तुम चाहे क्रॉस से जस्टिफाई करा लो। तो क्या क्रॉस वो रूल है जिससे हर फॉर्मूला जहां जहां क्रॉस है उसके डायरेक्शन तुम किसी भी वक्त निकाल सकते हो। अब तक तुमने जो जो फॉर्मूला क्रॉस में पढ़ा है, अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्शन तुम ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है कि हमने जगह जगह पर्सनलाइज रूल बना रखे हैं इजी करने के लिए। जैसे वो थप्पड़ वाला रूल था, तो क्या वो भी क्रॉस से समझा जा सकता है, लेकिन अक्सर क्रॉस वाले फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, इसलिए हमने एक ऑल्टरनेट रूल बनाया है, थप्पड़ वाला रूल, है ना। वरना क्या क्रॉस से भी तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ला ही सकते हैं। क्या गिवन डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना, डीएल और पी पे अंदर डसो, ऐसे सोच लो। या डीएल वेक्टर से, डीएल वेक्टर कहां की तरफ था, ऊपर की तरफ था, डीएल से आर की तरफ चलो तो मैग्नेट अंगूठा कहां इशारा कर रहा है, अंदर। क्या दोनों बातें जस्टिफाइड है, यस नो बोल सकते हैं ऑनलाइन वाले भी। तो अब बायो सेवर्ट ने जो बताया वो उसका एकदम कोर आइडिया हम लोगों ने यहां पढ़ा है। बायो सेवर्ट ऑब्वियसली यार न्यूटन के बहुत बाद में आए हैं, तो बायो सेवर्ट ने बहुत ज्यादा फैला के बातें नहीं करी, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। उसने कहा अब तुम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी वायर सेगमेंट सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला इन जनरल एक छोटे से वायर सेगमेंट का है, लेकिन अगर हम किसी बड़े वायर सेगमेंट का लाना चाहते हैं, सर्कुलर वायर सेगमेंट का लाना चाहते हैं, स्ट्रेट वायर सेगमेंट का लाना चाहते हैं, या कॉइल का लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन इन्वॉल्व करना पड़ेंगे। तो हम लोग ज्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, जो छोटे छोटे से हैं जिनको हम इजीली समझ सकते हैं वो कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। या फिर जो ज्यादा बड़े होंगे उनके हम फॉर्मूले देख लेंगे, ठीक है। एक सर्कुलर क्वाइल, ऐसी सर्कुलर क्वाइल है जिसमें आई का करंट पूरी क्वाइल में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और हमें कहां निकालना है, एट सेंटर,
ठीक सेंटर पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है ये हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह वायर को कवर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा वायर सेगमेंट ये लेंगे। छोटा सा वायर सेगमेंट इसलिए लेना है क्योंकि बायो सेवर्ट उसी के लिए लगाया जा सकता है। मुझे बताओ, ये जो छोटा सा वायर सेगमेंट है इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन ऑफ डीबी मुझे लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई उसकी छोटी सी लेंथ साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्वाइल आई का करंट रखती है, आर की रेडियस है, तो डिस्टेंस कितनी है बताओ यहां से यहां तक, क्या ये रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है? मुझे बताओ, ये वायर सेगमेंट है और ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? वायर सेगमेंट ऐसा है, लाइन ज्वाइनिंग ऐसी है, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो एंगल कितना है 90 डिग्री। आसान है। वैसे तो हम यार डीएल को यानी इसकी लंबाई को आर डी थीटा लिख सकते थे, एंगल इक्वल टू आर्क इनटू रेडियस से, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम आसानी से बन जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन बता यार बी लाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई क्या हर वायर सेगमेंट के लिए करंट तो सेम ही है ना, हर वायर सेगमेंट अगल बगल है तो करंट सेम है तो आई बाहर आ गया, और क्या हर वायर सेगमेंट के लिए दूरी सेम है, कोई भी वायर सेगमेंट लोगे तो दूरी आर रहेगी तो आर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा केवल क्या डीएल। मुझे बताओ ये डीएल ये डीएल ये डीएल यहां से लगा के पूरे सर्किल का डीएल तुम अगर इंटीग्रेट करोगे तो इसका मतलब होता है डीएल डीएल का सम। बताओ पूरे सर्किल के सारे लेंथ का सम कितना आएगा, एनीवन कोई तो बोलो। पूरे सर्किल के सारे छोटे छोटे लेंथ जोड़ दिए जाएं तो क्या वो सर्किल का सर्कमफेरेंस लेंथ हो जाएगा, और सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो देखो आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 2 कट गया, तो ये आंसर बी का पता है, बड़ा आसान आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये बड़ा फेमस है पूरे सर्किल के लिए। लगे हाथ मैं आधे सर्किल की बात भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि अगर आधा सर्किल होता तो पूरे डिस्कशन में कहां बदलाव आ जाता, बताओ कहां से चीजें बदल जाती। क्या हम इस तरह से डीवी लिखते, फिर आगे ये सब बाहर आ जाता इंटीग्रल डीएल। क्या इंटीग्रल डीएल जब करते आधे सर्किल के लिए तो क्या वो आधे सर्किल की लेंथ आती, कितना आता बी, वो इंटीग्रल ऑफ डीएल की जगह आता पाई आर, तो आर से आर कट जाता, पाई से पाई कट जाता, तो बी का आंसर आता म्यू नॉट आई बाई 4r। ये बड़ा ऑब्वियस है यार, ये याद रखना भी आसान है, पूरे सर्किल का 2r है तो आधे सर्किल का। मुझे बताओ ये सेक्टर ऑफ सर्किल होता, कई बार ऐसी बात करते हैं कि ये सर्किल अल्फा एंगल का है, अल्फा एंगल का, तो देखो यार ये सर्किल पाई एंगल का था तो ये लंबाई थी पाई आर, ये सर्किल 2 पाई आर लंबाई का था तो लेंथ थी 2 पाई आर। मुझे बताओ अगर अल्फा एंगल का सर्किल है तो लंबाई कितनी होगी, अल्फा आर होगी कि नहीं। तो बताओ यहीं से मैं इसका भी फॉर्मूला बना दूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या अल्फा आर। देखो जरा डीएल की जगह मैंने इस बार क्या लिख दिया अल्फा आर। मैं इस फॉर्मूले को बड़े अच्छे लुक में लिख रहा हूं, अल्फा बाई 2 पाई अलग कर दिया है और उसके अलावा म्यू नॉट आई अपॉन 2r अलग कर दिया है। ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो जरा पूरे सर्किल का एंगल 2 पाई होता है और ये उसका अल्फा पोर्शन है, तो अल्फा बाई 2 पाई एंगल का रेशियो हो गया, इसका एंगल फुल वाले एंगल से रेशियो हो गया। इसको फ्रैक्शन ऑफ एंगल भी कह सकते हैं, यानी पूरे 2 पाई में से ये अल्फा है तो 1 में से कितना होगा अल्फा बाई 2 पाई।
ओके, ये क्या है, ये फॉर्मूला है पूरे सर्किल वाला। तो अगर हमें पूरे सर्किल वाला फॉर्मूला पता है, ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं, पूरे सर्किल वाला फॉर्मूला पता है तो बगल में एंगल का फ्रैक्शन लिख दो तो आंसर आ जाएगा। बल्कि मैं कहूंगा पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा जनरल फॉर्मूला यही है, क्योंकि अगर अल्फा तुम पाई रख दो तो ये आंसर एक्सप्लेन हो जाएगा, अल्फा अगर 2 पाई रख दो तो वो आंसर एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो हमने बायो सेवर्ट की मदद से कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले बना दिए हैं अब सर्किल के लिए। नोट करते जाएं। सुबह सुबह आने में कोई दिक्कत हुई? होपफुली सैटरडे की भी क्लास नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा आज पढ़ा देते हैं, फिर मंडे को हो सकता है डबल क्लास हो। एक सैटरडे वाली जो छूटेगी, अच्छा, और एक रेगुलर क्लास जो शाम को होती है। तो मंडे शाम को ही रखेंगे या मॉर्निंग सही है? क्या सही है? सर कुछ भी कर लीजिए। तुम लोगों के लिए क्या कन्वीनियंट है, मॉर्निंग या इवनिंग? एक न्यूट्रल, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, बड़ी समस्या है, दो बोर्ड तो मिलते एक तरह के। हाँ, उसी के साथ होना चाहिए। ये कितने बजे होती है? ठीक, हटा दें। एक ऐसी क्वाइल है सर्कुलर, एक पेज आगे बढ़े दिखेगा, जिसकी एक्सिस के किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इधर पे पी पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे, रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा वायर सेगमेंट लेंगे, और इस वायर सेगमेंट के करंट की वजह से पी पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के 90 डिग्री पे होता है, ऐसा, यानी ऐसा एक कॉइल है और इस सेगमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया है। फन की डायरेक्शन हमेशा सांप का फन 90 डिग्री पे ऐसे होता है कि नहीं? तो इधर से इधर। मुझे बताओ, ऐसे ही और सेगमेंट्स होंगे, तो हर सेगमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो तुम्हें आधा खुला हुआ छाते जैसा नजर आएगा, ऐसे चारों तरफ। और इन सारे वेक्टर का नेट इस एक्सिस के चारों तरफ आधा खुला हुआ छाता, उन सब का नेट कहां आएगा? अगर ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो तो उन सारे वेक्टर्स का नेट कहां आना चाहिए? बताओ, ऐसे वेक्टर्स का नेट कहां आना चाहिए? वो आएगा अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? अलोंग द एक्सिस। तो कहां होगी? विल बी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। और ये एक्सिस में फिलहाल यहां लेफ्ट आ रही है। अगर कोई यही काम इस तरफ देखे तो इस तरफ ये छाता इस तरफ की खुला हुआ होगा, ऐसा, और ऐसा खुला हुआ होगा, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? लेफ्ट। ये एक्सिस के अलोंग इधर से उधर की तरफ सीधे सीधे होती है।
है ना, लाइन ज्वाइनिंग करोगे तो ये बात का एक्सप्लेनेशन मिलेगा कैसे ये आएगा। खैर, अब याद कैसे रखें, तो याद रखना बड़ा आसान है। तुम्हें याद है हम एरिया वेक्टर कैसे निकालते थे? हाँ, एरिया वेक्टर क्या करते थे, कॉइल में जहां करंट है वहां हाथ को कर्ल करो तो अंगूठा इशारा करता था एरिया वेक्टर का, है ना। तो जो एरिया वेक्टर का इशारा है वही एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इशारा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो हम सांप वाले रूल से समझा रहे थे, लेकिन उससे जो नेट निकल के आया है वो कर्ल वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर जो अब तक होता था एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, है ना, हैज सेम डायरेक्शन। एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल, ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था टॉर्क वाले टॉपिक पे, है ना, जब हमने टॉर्क डिस्कशन किया था तब पढ़ा था। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल हैव, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल हैव सेम डायरेक्शन। ये बड़ा फायदेमंद चीज है कि अब हमें रूल एक याद रखना है और फायदे डबल हैं। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होती है और एरिया वेक्टर। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, तो इसका मैं सीधे फॉर्मूला बताना चाहूंगा। फॉर्मूला आता है इसका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है जो एक्सिस के अलोंग ही आता है। फॉर्मूला याद रहेगा। ये फॉर्मूला अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लाया जाए, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो फॉर्मूले में क्या अंतर आएगा? यहां n आ जाएगा, नहीं, ओके, ये आएगा, बस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहां जबरदस्ती पाई से नीचे और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तुम कहोगे ऐसा क्यों? बस यूं ही लुक बनाने के लिए, कुछ फेमस लुक बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो बी एक्सिस का आंसर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल होता है? ये पता है क्या बन गया? एन आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, मैं यहां 2 से ऊपर और 2 से नीचे और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? यहां मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बनाना चाहता हूं, और एनआईए को हमने पता है क्या नाम दिया था? म्यू। याद है यार, म्यू इक्वल टू एनआईए, जहां पे म्यू का हमने नाम दिया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला में आर एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर के लिए डिराइव करना चाहता हूं। एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो अगर एक्स आर से बहुत ज्यादा है तो क्या हम आर को इग्नोर कर सकते हैं? तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ओके, ये जरा बी एक्सिस का फॉर्मूला याद करो किससे मिलता जुलता है। तुम्हें याद है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, या उसको के लिख दें, के इंटू 2p बाई आर क्यूब। आर दूरी होती थी, आर दूरी होती थी एक्सिस से। यहां पे एक्स दूरी है, वहां आर दूरी होती थी। मुझे बताओ, वो फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये भी क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन, उसमें p का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहां म्यू का नाम क्या रखा गया है? अच्छा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही क्यों रखा गया? एक कहीं ना कहीं मैचिंग कराने वाली बात है, उससे मैच कराएंगे तभी इसके नाम का मतलब समझ में आएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों रखा गया। क्या ये बातें हम बहुत बार अब कंपेयर कर चुके हैं? याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क, डाइपोल के टॉर्क का फॉर्मूला था वो पी साइन थीटा था, तो यहां म्यू भी साइन थीटा था। वहां हमने पोटेंशियल जी पढ़ा था माइनस पी कॉस थीटा, यहां पढ़ा है माइनस म्यू बी कॉस थीटा। पढ़ा है कि नहीं? तो अब ये भी मैच कर रहा है। एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन देखा जाए तो एक्सियल पोजीशन का मीनिंग यहां ज्यादा
अच्छा है क्योंकि एक्सिस ऑफ द कॉइल होती है, एक्सिस ऑफ डाइपोल होता ही नहीं है। बट वहां वो नाम एक्सिस क्यों चलता था? क्योंकि यहां एक्सिस चलता है, तो वहां की चीजें यहां, यहां की चीजें वहां यूज करी गई हैं। कॉइल की एक्सिस होती है, डाइपोल की थोड़ी कोई एक्सिस होती है। तो वहां एक्सियल पोजीशन क्यों कहते थे? क्योंकि यहां की एक्सियल पोजीशन मैच करता है, उसका फॉर्मूला मैच करता है। याद, तो ज्यादातर लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इससे तुम्हें शायद एक स्टेप पीछे का याद आ जाए। ये भी याद होना चाहिए, ये भी फेमस है इस टॉपिक में। तो ये जनरल याद होना चाहिए, और ये तो मैच करके हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। जनता क्लियर है भाई? नोट करते जाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आकांक्षा यहां आई क्यों नहीं आज? स्कूटी नहीं थी। हटा दें। एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर, फाइनाइट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसके इस पी पॉइंट से इस किनारे पे एंगल डालोगे तो अल्फा आएगा, इस किनारे पे बीटा। अगर बताओ ये इनफाइनाइट होता, ऐसा नीचे पाताल लोक तक, ऊपर स्वर्ग लोक तक, ऐसा, तो हम इस रेफरेंस लाइन से ये वाला एंगल कितना बनाते और ये वाला कितना बनाते? 90। फिलहाल ये फाइनाइट है, अल्फा बीटा 90 से छोटा है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये तो सबको समझ ऐसे ही आ जाएगा। क्या हर वायर सेगमेंट में ऊपर करंट है, और अगर हम पी पॉइंट पे डसेंगे जाके तो हर वायर सेगमेंट कहां दे रहा है? अरे ये प्लेन के अंदर, बोर्ड के अंदर दे रहा है। ये कॉइल थोड़ी है जिसमें हम कर्ल वाला रूल लगाएंगे, हमें डसना है जाके। तो ये करंट पी पॉइंट पे डसोगे तो क्या आएगा? अंदर। यानी पी पॉइंट पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड आना है, कितनी आना है उसका मैं सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस। तुम्हें याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने ऐसा ही एक फॉर्मूला पढ़ा था ई परपेंडिकुलर का, लेकिन यहां ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर वहां दो फॉर्मूले होते थे, यहां केवल एक ही फॉर्मूला है, ये है, वो परपेंडिकुलर से मैच करता हुआ है। बट ये मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर है, जिस हिसाब से डायग्राम दिखाया गया है। ये फाइनाइट स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है, लेकिन फेमस कौन है? इनफाइनाइट। तो यार अगर फाइनाइट पता है तो इनफाइनाइट का तुम निकाल सकते हो। क्या करना होगा? अल्फा की जगह बीटा की जगह 90, तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 1, साइन 90 1 तो यहां 2 आ जाएगा। ये ज्यादा फेमस है यार, ये फेमस ज्यादा है, वो जनरल ज्यादा है, ज्यादा जनरल रिजल्ट। मैंने वायर वहां लिटा के बनाया है, एक ही बात है, ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। इसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट। सोचो अगर ये सेमी इनफाइनाइट होता, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक किनारा नजर आ रहा है, अल्फा नजर आ रहा है, और बीटा नजर, यानी दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा है, तो बीटा कितना हो गया? 90। तो नहीं कर लेते क्या? अल्फा को अल्फा रखते और बीटा को
90 रखते हैं। ऐसा एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड समझते हो, एक वाइंडिंग जो लगातार वायर से ऐसे लिपटा के बनाई गई है। ये करंट कैरिंग वायर है और पूरे लूप में करंट है। इसकी एक्सिस वाली लाइन जो कि इस लूप के अंदर है, सेंटर से पास करने वाली लाइन है। इसके किसी पॉइंट पे इधर मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस किनारे का एंगल अल्फा और इस किनारे का एंगल बीटा हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा बीटा। तो बी का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आता है। तो अब तुम कहोगे अल्फा क्या है बीटा क्या है, वो तो दिख ही रहा है। बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग बनाना है, इस किनारे ने अल्फा और उस किनारे ने बीटा एंगल सबटेंड किया है। आई क्या है सबको दिख रहा है, आई क्या है इस कॉइल में करंट। एन क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यानी अगर कभी कोई ये पूरी लेंथ दे दे और टोटल नंबर ऑफ टर्न दे दे, टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो कैपिटल एन को मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न बोल रहा हूं, स्मॉल एन अलग चीज है। स्मॉल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बाई एल, क्योंकि एन है टर्न और ये है लेंथ, तो ये हो गया टर्न पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है सोलेनाइड का।
मुझे बताओ, अगर ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो इस मिडिल लाइन से ये वाला एंगल 90 और ये वाला भी 90 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला बना पाएंगे? कितना आएगा? V naught I equal to ये भी 1, ये भी 1, 2 से 2 कट जाएगा। और अगर कोई इस किनारे पे पूछे तो अल्फा कितना बीटा कितना, बताओ। तो यार एक एंगल बीटा 90 डिग्री हो जाएगा और अल्फा 0 डिग्री हो जाएगा। नहीं, एकदम किनारे पे है तो ये एंगल कितना हो गया? लगभग 0 डिग्री। तब बी का आंसर कितना आएगा? म्यू नॉट ni/2 साइन 0 प्लस साइन 90। तो साइन 0 0 होता है, ये 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट ni/2। कई बार एक्सिस और एंड पे, लार्ज सोलेनाइड के एक्सिस और एंड पे बी का रेशियो पूछा जाता है। तो एक्सिस पे तुमने क्या निकाला है? म्यू नॉट ni, और ये क्या है? ni/2। तो है ना, लॉन्ग सोलेनाइड लिखा हो इसका मतलब लार्ज सोलेनाइड है, उसकी एक्सिस और उसके एंड पे 2:1 का रेशियो होता है, याद रखना है। नोट कर लिया भाई? तो अब तक हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले देखे हैं उनको मैंने यहां समराइज किया है। सबसे पहले हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ देखा और उसकी मदद से सर्किल के सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे, ये ज्यादा जनरल है ना, ये पूरे सर्किल का फॉर्मूला और ये फ्रैक्शन ऑफ एंगल है। किसी कॉइल के एक्सिस पर स्ट्रेट फाइनाइट वायर का जनरल फॉर्मूला और इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, फिर सोलेनाइड का जनरल फॉर्मूला और लार्ज सोलेनाइड का फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले अब तुम्हारे लिए बेसिक रिजल्ट हो गए हैं। इनके कॉम्बिनेशन से नए स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड हमें लाना पड़ेगा। तो अब मैं कॉम्बिनेशनल स्ट्रक्चर पे बात करने वाला हूं, यानी ये फॉर्मूले डायरेक्ट बायो सेवर्ट से आए हैं। भले हमने सारे डेरिवेशन किए नहीं है, बट इन सब के पीछे अगर जाओगे तो किससे मुलाकात होगी? बायो सेवर्ट से। तो इसके आगे से मेरा मतलब है कि इन स्ट्रक्चर को यूज करके नए स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक से ज्यादा अगर असर एक जगह पे आएंगे तो ये वो वेक्टोरियली जुड़ जाएंगे। क्या जनता समझ पा रही? सिंपल वेक्टोरियली जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं है। तो वो चीजें हमें पहले से थोड़ा थोड़ा आती हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो बात समझ में आएगी। ओके, देखो जरा, मैंने एक आधा सर्किल दिया है, एक ऐसा दिया है, और फिर पूछा है इसके सेंटर पे O पे क्या होगा और इसके इधर O पे क्या होगा। फिर इन दोनों की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर पूछा O पे क्या होगा। आखिर क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। बट मदद के लिए पहले मैंने तुम्हें दो स्ट्रक्चर दिए हैं, उनका पहले निकाल के बताएं।
बताया जरा, अगर एक आधा सर्किल होता तो सेंटर पे क्या असर देता, ऐसा एक सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो सेंटर पे क्या देता, और अब ये पूरा स्ट्रक्चर है तो सेंटर पे क्या असर आएगा, सोच के बताना है सबको। पहले अपना प्रयास कर लें तब मैं मदद करूंगा। हाँ पहला सही है, दूसरा केवल सर्किल का रहेगा, अल्फा बीटा डिसाइड नहीं कर पाएंगे अगर एंड दिया है तो। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, तो उसमें से ये करंट आगे की तरफ है और ये करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों कैंसिल नहीं करेंगे। रूल्स लगा के सोचो, मुझे बताओ ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो अल्फा कितना बीटा कितना, अल्फा बीटा डिसाइड हो चुका है, बताओ अल्फा कितना, अल्फा 0 डिग्री आएगा और बीटा 90 डिग्री, तो बी का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी की जगह मैंने आर लिखा है, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 1 होता है, तो कितना आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ओके, सेमी सर्कल के सेंटर पे बी कितना होता है सबको पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, पूरे सर्किल का 2 आर होता है। अब मैंने इसका पूछा है सेंटर पे, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये सर्किल सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड देगा बाहर देगा या अंदर देगा, अंदर। तुम कर्ल रूल से भी समझ सकते हो, डसने वाले रूल से भी समझ सकते हो। ये वायर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां देगा, ये भी अंदर देगा, चलो ये अंदर दे रहा है, ये अंदर दे रहा है, ये कहां दे रहा है, रूल लगाओ, लग पाया रूल, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, तो तीनों अंदर है ना, तो कैंसिल कहां से हो गए, यानी हमें इसके असर को 2 बार लिखना पड़ेगा, ये भी दूरी r है, ये भी दूरी r है, और ये सर्किल का रेडियस भी r है। क्या जनता समझ पा रही है, इसका आंसर अपने शुभ हाथों से लिखे। ये स्ट्रेट वायर का असर है, ये सर्कुलर वायर का है, तो जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी स्ट्रेट वायर का डबल और सर्कुलर वायर का सिंगल। क्या समझ पा रहे हैं, डबल क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये आंसर कितने लोगों ने लिख लिया है, चलो नया सेटअप, एक स्क्वायर है ए लेंथ का, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और ये पता नहीं क्या है, इसके भी सेंटर पे बताना है, इसके ओ पे बताना है। सोचें जरा, दिमाग लगाएं, दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिला डालें, फिर भी नहीं निकलेगा तो मैं मदद करूंगा, कोशिश करें पहले तो ढंग से। ये ए लेंथ का स्क्वायर वायर है,
हाँ भाई, कोई क्लू? So yoga divided by pi a. अल्फा क्या बीटा क्या? Alpha 0 beta 90. बनाओ जरा। ये परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग है, ये किनारा और ये किनारा जोड़ेंगे तो ये एंगल क्या आएंगे? कोई और दिखाना चाहेगा? ये परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर है, अगर ये किनारा और ये किनारा जोड़ोगे तो एंगल कितने आएंगे? नहीं दिख रहा है? बताओ, ये स्क्वायर है तो ये आधी दूरी a/2 होगी और ये भी a/2 होगी। जब ये बराबर हो तो ये 45 डिग्री होता है और ये भी 45 डिग्री होगा। क्या ये एक स्ट्रेट वायर की कहानी है और जैसी इसकी कहानी है वैसी बाकी की तीनों की है? नहीं है। तो हम एक का लिख के 4 गुना कर देंगे तो बी आ जाएगा। क्या बी का आंसर आएगा? एक का लिख के 4 गुना। अब एक का कैसे निकालते हैं? μ0I/4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो बस तुम्हें यार साइन अल्फा, साइन बीटा और दूरी ये सोचना था। एनीवन, अल्फा की जगह 45, बीटा की जगह 45 डिग्री और डी की जगह यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? a/2 और ऐसा 4 गुना। ये स्ट्रेट का आंसर है। इसको थोड़ा सॉल्व करके आंसर लिखा जा सकता है। क्या बात समझ में आ गई है? मुझे कुछ बोलना है? अब देखो जरा ये क्या कहानी है। इस स्क्वायर का एक कोना इस सर्किल का सेंटर है। ये सर्किल 3/4 है, 3/4, 3/4 सर्किल है। तो इसका सेंटर पे असर होगा, इसका भी, और इन सेगमेंट का भी असर होगा। सबका असर ओ पे कंट्रीब्यूट करना है। सोचे जरा। अच्छा, सब एक ही सेंस में होते हैं तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। जैसे देखो यार, ये भी अंदर देगा, ये भी अंदर देगा, ये भी अंदर देगा, ये भी अंदर देगा, सब अंदर दे रहे हैं। एक सेंस एक ही तरफ देता है। दूसरा, हम बताओ ये लूप देख रहे हैं तो लूप में ऐसे कर्ल कर लो तो भी एरिया वेक्टर कहां आ रहा है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? दो दो तरीके हैं जस्टिफाई करने के। वहां भी सबका कंट्रीब्यूशन कहां है? अंदर। ठीक है, क्लॉकवाइज है तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज होता तो बाहर। अच्छा, मुझे मैंने डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर, बट आंसर तो तब भी सेम ही आएगा।
तो देखो जरा, मुझे बताओ, ये वायर सेगमेंट, ये ओ पे मैग्नेटिक फील्ड देगा या नहीं? तो एकदम पहली बात याद करें कि वायर की लाइन में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ये नहीं देगा। ये वाला वायर सेगमेंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, तो बचा ये और ये। सोचो ये एक अकेला वायर सेगमेंट हो और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछे, तो तुम क्या करोगे? एक लाइन ज्वाइनिंग करोगे, फिर इस किनारे का एंगल निकालोगे, फिर इस किनारे का एंगल निकालोगे। कोई मुझे बताए एंगल कितने हैं? ये वाला किनारा और ये वाला किनारा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? तुम्हें स्ट्रेट वायर की वजह से लाना है, उसका डबल कर देना है, क्योंकि एक ये है और एक ये है, और एक हमें सर्किल का लाना है। सोच लें आराम से, सोचना तो पड़ेगा यार, आज नहीं तो फिर कभी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी दिमाग लगाने की। दिमाग अगर अनयूज्ड रह जाएगा तो आगे कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा। एंगल तय करना है बस। और स्ट्रेट वायर का, सर्किल का बताएं, सर्किल का क्या होगा? सर्किल का तो लिख सकते हैं यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है पूरे सर्किल का। ये क्या पूरा सर्किल है? नहीं है, सेक्टर है। तो सेक्टर में नीचे 2 पाई होता था, ऊपर होगा 3 पाई बाई 2। तुम्हें याद है? ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई बाई 2। ये हो गया सर्किल का। इतना पोर्शन समझ में आना चाहिए पहले तो। अब स्ट्रेट वायर का कैसे? स्ट्रेट वायर का कैसे? क्या स्ट्रेट वायर के लिए ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, अल्फा बीटा दो पता होंगे तभी तो हम स्ट्रेट वायर का सोच पाएंगे। कोई तो बोलो अल्फा कितना बीटा कितना? अल्फा 0 डिग्री है और बीटा 45 डिग्री है, क्योंकि ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो बी का आंसर हम क्या लिखने वाले हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अल्फा 0, बीटा 45। कोई मुझे बताएगा डी कितना? डी 2a होगा। ये पूरा है, सॉल्व करके आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें जरा। एक स्ट्रेट वायर से करंट आया है, लूप को मिला है। अब मुझे बताओ, जब लूप को ये करंट इस ज्वाइंट पे मिला तो करंट इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। दोनों एक जैसे रास्ते हैं और दोनों एक पैरेलल पाथ हैं, तो आधा इधर से जाएगा और आधा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये क्वेश्चन है। एनीवन कैन यू एक्सप्लेन क्या मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा? आई का करंट है, आर की रेडियस है। करंट नजर आ रहा है I/2 I/2 दोनों जगह से।
हाँ भाई, कोई आइडिया बताओ, ये वाला वायर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देगा? अंदर। और नीचे वाला? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आ जाएगा? 0। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल एक जैसा करंट है, एक जैसी दूरी है, आधा वो है आधा ये है, ये दे रहा है बाहर और वो दे रहा है अंदर, कैंसिल। क्या कोई दिक्कत है? ओके, आई का करंट आया है, ये थीटा एंगल है, ऑब्वियसली ये 2 पाई माइनस थीटा होगा, ये छोटा है ये बड़ा है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अप आउट आएगा, इन आएगा, 0 आएगा। 3 ऑप्शन है। एनीवन?
हाँ भाई, एनीवन, क्या लगता है? आउट वाले हाथ उठाएं, इन वाले हाथ उठाएं, जीरो वाले हाथ उठाएं। इन, क्यों? ये वाला इन है, ये वाला आउट है, तो कहां होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, ये बड़ा साइज है और ये छोटा साइज है, तो कहां होना चाहिए? इन। तो सबके मन में पहले तो इन वाला ख्याल कॉमन होना चाहिए, बट इन सही आंसर नहीं है, सही आंसर है जीरो। लेकिन तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो करंट आई आ रहा है वो यहां I/2 नहीं बटेगा, ये करंट पक्षपात पूर्ण तरीके से बटेगा। तुम्हें याद है क्या? बताओ, ये दो पैरेलल पाथ हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट वायर तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देगा नहीं, उसकी लाइन में है, सर्किल ही दे सकते हैं। तुम्हें याद है यार कि दो पैरेलल रास्तों में करंट जब बढ़ता है तो वो R1 R2 के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। क्या रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन होता है और लेंथ एंगल के प्रोपोर्शन होता है? तो क्या एक का एंगल थीटा है और एक का एंगल 2 पाई माइनस थीटा है? तो इस तरह के रेशियो में चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, है ना? यानी अगर मैं पूरे में से थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाई करा दूं तो ये रेशियो आएगा 2 पाई माइनस थीटा इज टू थीटा, ऐसा आएगा। बात समझ रहे हैं? सोचो, पूरे में मैं थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा रेशियो आएगा। मतलब क्या हुआ कि जिसको मैं I1 बोल रहा हूं, एक मिनट, I1 वाला 2 पाई माइनस थीटा था, ओके चलो इसको I1 बोल देता हूं। जिसको मैं I1 बोल रहा हूं वो 2 पाई माइनस थीटा इस एंगल से रिलेटेड है, जिसको मैं I2 बोल रहा हूं वो थीटा से रिलेटेड है। मतलब जिसका करंट, जिसका साइज बड़ा है उसका एंगल, उसके लिए एंगल, देखो ये I1 है, ये I2 है। I1 के लिए सेगमेंट छोटा है बट रेशियो, I2 के लिए सेगमेंट बड़ा है बट रेशियो छोटा है, तो वो चीजें कॉम्पनसेट हो जाएंगी, है ना? कैसे कॉम्पनसेट होगी मैं बता सकता हूं। पहला I1 आएगा, पूरा करंट I था और उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आएगा 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा। याद है रेशियो का सम और उसका वाला रेशियो। I2 का रेशियो उसका वाला थीटा 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, तो आएगा ये, है ना? अब मुझे बताओ B इक्वल टू क्या होता है? एंगल अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये है। तो बताओ इसके लिए, जब इसके लिए हम लिखेंगे तो लिखेंगे थीटा अपॉन 2 पाई और I1 ये वाला, फिर माइनस दूसरे वाले के लिए जब लिखेंगे तो थीटा ये वाला, है ना, I2 बाई 2R, और I2 की जगह क्या आएगा ये। जब तुम लिखोगे देखोगे यहां थीटा आया है, यहां 2 पाई माइनस थीटा इस वजह से आ गया, यहां 2 पाई माइनस थीटा आया है तो I2 में थीटा आएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? जीरो। खैर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अब ये रिजल्ट याद रखना है कि करंट क्या आएगा? जीरो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट अब याद रखना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? एक का लेंथ बड़ा है तो करंट छोटा है, जिसका लेंथ छोटा है उसका करंट बड़ा होगा, तो चीजें कॉम्पनसेट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं।
यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं जो हमें फील करना है, विजुलाइज करना है। खैर, इसको मैं और क्लियर दिखाना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें फील हो। एक स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, ये मैंने यहां वीडियो में दिखाया है रूल लगा के। देखो जरा, ऐसे एक स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको चारों तरफ से सराउंड करती हुई होती हैं, बस मेरे घेरती हुई। ये तो हो गया एक स्ट्रेट वायर का। अब सर स्क्रीन लेफ्ट है। देखिए जरा, अभी सही दिख रहा है? ये रूल के हिसाब से चारों तरफ सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने सेंटर पे समझाया है। फिर तुम देखो यार, ये ब्लू कलर का वायर है, उसको सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ से घूमती हुई। और जब हमने इसकी वाइंडिंग बनाई, जब इसको घेर दिया, वाइंडिंग बना दी, तो वो सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच में अलाइन हो गई हैं। तो बीच में असर बढ़ गया और किनारे किनारे असर कम हो गया। तो जो जरा सेंटर पे देखो, एकदम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन हो गई हैं, तो वो असर एकदम एक्सिस के अलोंग आ रहा है। क्या हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का असर सर्किल में एक्सिस के अलोंग होता है? बात समझ में आ रही है? तो सेंटर पे एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों हो गई है? क्योंकि जब हमने वायर लपेटा तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो भी उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी, तो उनका असर बीच में एड ऑन हो गया, अलाइन हो गया, तो असर एकदम से बढ़ गया है। यानी स्ट्रेट वायर से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड फीलिंग को समझ सकते हैं, स्ट्रेट वायर से इसकी फीलिंग को, क्योंकि स्ट्रेट वायर को लपेटा तो सर्किल बन गया। अब एक सर्किल वाली फीलिंग से हम लोग सोलेनाइड वाली फीलिंग को समझ सकते हैं। देखिए जरा, क्या सोलेनाइड बहुत सारे सर्किल का ग्रुप होता है कि नहीं? तो अगर हम एक सर्किल की फीलिंग समझते हैं तो बहुत सारे सर्किल मिलके क्या करेंगे वो हम समझ पाएंगे। देखो जरा, ये एक सर्किल का इन्फ्लुएंस है, एक सर्किल का इन्फ्लुएंस और एक बार मैग्नेट का इन्फ्लुएंस लगभग एक जैसा होता है, इसलिए दोनों को दिखाया गया है। अब जरा देखो, एक सर्किल के बगल में एक और सर्किल के बगल में एक और सर्किल रख दिया जाए तो असर किस तरह से एड ऑन होंगे? मुझे लगता है इसमें नहीं है। ये देखो, अभी एक सर्किल के बगल में एक और सर्किल रख दिया गया है,
ठीक है, उसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, बहुत सारे सर्कल रख दिए गए हैं। हाँ, सोलेनाइड है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सब अलाइन हो गई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अच्छा, यहाँ था तो पूरा देखो, एक और बढ़ाया गया तो असर कैसे अलाइन होने लगा, अभी दिखाया जाएगा। इसमें दो हो गए तो अब दोनों का असर अलाइन हो जाएगा, है ना। ये दोनों अलाइन हो गए, देखो ऐसा कुछ असर हो गया। अभी एक और बढ़ाया जाएगा तो ये जो फैला हुआ दिख रहा है वो भी अलाइन हो जाएगा। क्या हो रहा है? देखो 3 हो गए। ऐसे ऐसे जब लगातार हो जाएंगे तो ये असर पूरी तरह से अलाइन हो जाएगा और फिर वो सोलेनाइड बन जाएगा। बात क्लियर है? खैर, तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बातें अभी कर रहा हूं, क्योंकि हमें अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बना रखे हैं और कुछ और नए फॉर्मूलों के लिए हम काम करने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ क्या है कि अगर एक प्लेन में कुछ करंट आउट गोइंग है, कुछ करंट इन गोइंग है, तो इन करंट इस प्लेन से बाहर निकलने वाले प्लेन, इस प्लेन को चीरते हुए जो करंट जा रहे हैं उनको घेरता हुआ हमने एक घेरा बनाया है जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूटल। चल यहां समझाते हैं। सोचो यार, इस प्लेन में ये करंट I1 इन गोइंग है, I2 इन गोइंग है, I3 आउट गोइंग है, I4, है ना। ऐसे बहुत सारे करंट हैं, लेकिन हमने तीन को घेरते हुए एक घेरा बनाया है। तो बताओ, किसी भी P पॉइंट पर, इधर पर, क्या ये सारे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देंगे कि नहीं देंगे? ये देगा अपने रूल के हिसाब से, ये देगा, ये देगा कुछ ऐसे, ये देगा लाइन ज्वाइनिंग के हिसाब से, बाहर है तो कुछ ऐसे देगा। क्या इन सारी मैग्नेटिक फील्ड का P पॉइंट पे, सारे करंट कैरिंग वायर का P पॉइंट पे असर होगा? तो P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी मुझे नहीं पता, मैंने किसी एक जगह पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी है। क्या ऐसे मैं इधर के पॉइंट पे, इधर के पॉइंट पे, हर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकता हूं कि नहीं? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड at any point will be due to all wires carrying I1 I2 I3 I4। क्या हर वायर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड देता है? तो मैंने ये घेरा क्यों बनाया है, क्योंकि मैं इस घेरे के लिए एक लॉ बनाने वाला हूं। अब इस घेरे के लिए मैं एक चीज करने वाला हूं, लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल क्या है?
लाइन इंटीग्रल का मतलब है B इंटू DL अलोंग द सर्क्यूटल। ये जो घेरा मैंने बनाया है, इस घेरे को लाइन लूप कह सकते हैं, या हम क्या कहते हैं, सर्क्यूटल। सर्क्यूटल क्या है? ये एक घेरा है जो सारे करंट कैरिंग वायर्स को सराउंड कर रहा है। 3 वायर को मैंने सराउंड किया है ना। ये लूप, लाइन लूप क्या कर रहा है? सराउंड सम करंट कैरिंग वायर्स। यहां पर वो करंट कैरिंग वायर I1, I2 एंड I3 है, उनको घेरता हुआ एक सर्क्यूटल बनाया है। और सर्क्यूटल के अलोंग मान लिया ये DL लेंथ है, छोटी सी DL लेंथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या कह रहा हूं, B के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा B पैरेलल और एक होगा B। तो हमें क्या लेना है? B पैरेलल इंटू लेंथ का प्रोडक्ट। B पैरेलल इंटू लेंथ का प्रोडक्ट, इसको लाइन इंटीग्रल कह रहे हैं। सोचो, अगर B और DL के बीच में थीटा एंगल है, तो B का कौन सा कंपोनेंट लेना है? कॉस। तो ये बन जाएगा B DL कॉस थीटा। ये क्या है? इसको हम बोल रहे हैं लाइन इंटीग्रल फॉर DL लेंथ। हमने DL लेंथ का लाइन इंटीग्रल किया है B DL cos थीटा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइन इंटीग्रल पूरे घेरे के लिए बनाना है। लाइन इंटीग्रल फॉर कंप्लीट सर्क्यूटल। कंप्लीट सर्क्यूटल के लिए क्या होगा? तो कंप्लीट सर्क्यूटल के लिए लाइन इंटीग्रल होगा इंटीग्रल ऑफ B DL cos थीटा। और यहां ऐसे बना दो तो इसका मतलब होता है घेरा। ऐसे दिखाने का मतलब क्या है? घेरे के लिए ये लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है। ये लाइन इंटीग्रल का बहुत जनरल फॉर्म है, हमेशा हमें जनरल फॉर्म यूज नहीं करना पड़ते हैं। इसको और जनरल लिखना हो तो बताओ, ए बी कॉस थीटा को हम क्या डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं कि नहीं? और वैसे भी थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा यहां एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर था कि नहीं? और जब जब फिजिक्स में हम ऐसा देखते हैं तो ये लिख देते हैं, लेकिन ये ज्यादा जनरल है। मैंने यहां पे ये दिमाग में रख के फॉर्मूला लिखा है कि बी वेरिएबल होगा। अगर बी कांस्टेंट हो तो हमें यार इतनी मुश्किल मैथ्स इंटीग्रल लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? बी इंटू एल कॉस थीटा। बी अगर कांस्टेंट हो और हर लेंथ पे भी एक जैसा हो तो ये लगा सकते हैं, या इसको और कैसे लिखते थे? बी डॉट एल। तुम्हें याद है यार, वर्क डन एफ डॉट एस होता था या एफ एस कॉस थीटा होता था, तो उसके ये भी फॉर्मूले तो होते थे। तो बेसिकली ये दिखाने के दांत है ना, खाने के दांत ये हैं। ज्यादातर केस में ये करना पड़ेगा, लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो लाइन इंटीग्रल ये होता है। तो लाइन इंटीग्रल मैं क्यों बता रहा हूं? लाइन इंटीग्रल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एम्पियर्स का जो लॉ है वो इसी से बना है। लॉ क्या है मैं यही बता रहा हूं। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल मतलब क्या? मतलब लाइन इंटीग्रल फॉर कंप्लीट लूप। इसका मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल फॉर कंप्लीट लूप। कंप्लीट लूप के लिए अगर मैं ये कैलकुलेशन कर पाऊं तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो अंदर के करंट पे डिपेंड करता है। कौन से करंट? I1, I2, I3। क्योंकि 2 अंदर थे, एक बाहर है, तो माइनस हो जाएगा। ये एम्पियर्स का लॉ कुछ तुम्हें याद दिला रहा है। ऐसी बातें हमने पहले गॉस लॉ में करी हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके लॉ था, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वो चार्ज से रिलेटेड था, ये करंट से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा अंतर है, वो एरिया होता था और ये लेंथ लूप है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि उसमें हम चार्ज को चारों तरफ से बंद करते थे, यहां करंट कैरिंग वायर ऐसे खुले हुए हैं, इसको हमने घेरे से लपेटा है। घेरे से लपेटना और चार्ज को बंद करना दो अलग अलग बातें हैं। वहां यहां एरिया होता था, यहां ये लेंथ है। तो ये एम्पियर्स लॉ है। ये अंदर वाले करंट पे डिपेंड करता है। इसको मैं क्या कह सकता हूं? आई इनसाइड द घेरा, यानी ये I4 पे डिपेंड।
अगर कोई पूछे इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, तो सब पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर कोई कहे कि लाइन इंटीग्रल किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल अंदर वाले करंट पे। क्या लॉ समझ में आया है? ये एम्पियर्स लॉ बिल्कुल गॉस लॉ का भाई जैसा डिस्कशन है। वहां हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वालों पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन फ्लक्स का कैलकुलेशन केवल और केवल अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है। लॉ समझ ले पहले, तो फिर हम इस पे और क्लैरिटी करेंगे। क्या लॉ समझ में आ गया है? एम्पियर्स लॉ Yes. नोट कर ले, जगह है वहां पे। एक चीज यहां पे मैं और बताना चाह रहा था, मैंने I1 I2 यानी अंदर वालों को पॉजिटिव लिया है, तो अंदर वालों को पॉजिटिव लेना, अंदर अंगूठा रखो तो घेरा कैसा दिखा रहा है, क्लॉकवाइज, तो हमें लाइन इंटीग्रल क्लॉकवाइज करना है। मतलब हम जब छोटा छोटा डीएल लेंगे तो वो इस तरफ को लेंगे। डीएल का वेक्टर कैसे तय होता है? करंट को जहां तुमने माना है पॉजिटिव, उसके हिसाब से घेरे को सर्कुलेट करो। घेरा एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है तो डीएल इधर लेना है, और घेरा क्लॉकवाइज कह रहा है तो डीएल इधर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज कहे तो डीएल ऊपर लेना। यानी इसके लिए भी रूल है कि हम क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल करेंगे। कुछ ना दिखे तो एजम्पशन के हिसाब से करते हैं। लॉ को कंफर्म करने के लिए, लाइन इंटीग्रल को कंफर्म करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक घेरा बनाया है मैंने चारों तरफ, स्क्वायर घेरा, और ये पूरा स्क्वायर एल लेंथ का है, मान लो एल लेंथ का स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है वो मैंने हर जगह दिखा रखी है, देखिए जरा, मैंने हर जगह मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है। ये एल लेंथ का पूरा घेरा है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, पूरे घेरे के लिए तुम्हें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले तुम ये नोट कर लो, फिर इसका कैलकुलेशन करना है। ये पूरा पहले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग इस घेरे का लाइन इंटीग्रल करेंगे। नोट कर लिया है? जरा इस क्वेश्चन को ध्यान देने की, समझने की कोशिश करें। इस पूरे करंट का मतलब होता है आई इनसाइड, घेरे के अंदर का करंट। ठीक है, यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं। देखो जरा यार, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 60 डिग्री पे है और 2b का मैग्नीट्यूड है, 2b नॉट का। फिर यहां मैंने 2b नॉट का मैग्नीट्यूड दिखाया है, यहां मैंने 2b नॉट का मैग्नीट्यूड दिखाया है, यहां मैंने b नॉट का मैग्नीट्यूड दिखाया है। इस पूरे घेरे के लिए तुम्हें लाइन इंटीग्रल का कैलकुलेशन करना है। तो तुम कैसे चलोगे? अपनी मर्जी है, हमें अभी कुछ नहीं पता तो ABCD के लिए मान लेते हैं। अच्छा बता, ABCD के लिए अगर हमने घेरा माना है
तो करंट बाहर माना है या अंदर? फॉर ए बी सी डी ए, अगर मैंने ऐसा घेरा माना है तो इसका मतलब क्या है? करंट एज्यूम्ड इनसाइड। करंट हमने कहा माना है? अंदर। करंट अंदर मानेंगे तो घेरा ऐसा होगा। हम ए डी सी बी ऐसे भी तो कर सकते थे, तब करंट का एजम्पशन क्या होता? बाहर। तो हम अंदर करंट एजम्पशन के आधार पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। किसी का हुआ है तो व्हाट्सअप कर सकता है। हाँ भाई, ए से बी के लिए लाइन इंटीग्रल। देखो यार, हम लोग लाइन इंटीग्रल लिख ऐसे देते हैं, मगर ये करना नहीं है, ये पूरे लूप के लिए है। ठीक है, इसको हम 4 सेगमेंट में तोड़ लेते हैं। लाइन इंटीग्रल किसके लिए? ए बी के लिए। लाइन इंटीग्रल किसके लिए? अच्छा, यहां घेरा ना बनाए। किसके लिए? बी सी के लिए। फिर लाइन इंटीग्रल किसके लिए? सी डी के लिए। और फिर लाइन इंटीग्रल किसके लिए? डी ए के लिए। ऐसे लोग लिख लेते हैं। हालांकि मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, बट जनरल लगाने की जरूरत, मुझे बताओ, ए से बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कितनी है? 2b0। और लेंथ l है, तो हम सबसे आसान फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की जगह 2b0, लेंथ की जगह l, और दोनों के बीच का एंगल 60। हो गया? लाइन इंटीग्रल हो गया। दिखाने के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं। करना आसान है, दिखाना मुश्किल है। चलो, बी से सी के लिए बताए। बी से सी के लिए बताएं। 2b0 L cos 0 90। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहां एरिया वेक्टर के साथ थोड़ी करना है, ध्यान दें। सी से डी के लिए बी डीएल कॉस थीटा। चलो, बी की जगह, लेंथ की जगह, थीटा की जगह 180 डिग्री। क्यों?
हम सी से डी जा रहे हैं ना, तो लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है 180। फिर बताओ डी से ए के लिए, तो देखो यार cos 90 ये 0, cos 90 ये 0, ये आएगा BL, cos 60 हाफ होता है, फिर 0, ये माइनस और 0, तो सब जोड़ दोगे तो पता है कितना आएगा, माइनस B0L। कितने लोग आ गया यार, पहला आंसर माइनस B0L। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यार पूरा टॉपिक निकल जाता है, लोग लाइन इंटीग्रल ही समझ पाते हैं, बट हवा में अंदाजे से काम चलाते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछने जाने का ज्यादा फैशन नहीं है, पर सोचो कि एक क्वेश्चन सिंपल सा आ जाए कि इसके लिए तुम्हें लाइन इंटीग्रल बताना है, तो आना चाहिए एकदम बेसिक। जब टॉपिक शुरू हो और वहां कोई डेफिनेशन इन्वॉल्व हो तो उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि पूरा टॉपिक की शुरुआत है। एंड में होता तो मैं उसको हल्के में बता सकता था। बात क्लियर है भाई? ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, करंट इनसाइड द लूप। तो बताओ क्या लाइन इंटीग्रल किसी लूप का किसके बराबर होता है, आई इनसाइड का होता है कि नहीं। और ये कैलकुलेशन हमारा आया है -B0L, तो आई इनसाइड कितना आ गया, घेरे के अंदर का करंट कितना आ गया, -B0L/μ0। अच्छा, माइनस आने का मतलब पता है क्या हुआ, कि हमने एजम्पशन माना था क्लॉकवाइज, करंट माना था अंदर, करंट कहां माना था, अंदर, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, या तो तुम इसको ऐसे इनसाइड लिख दो, या तो सही माने में क्या लिखोगे, इतना आउटसाइड। साइन मत लगाओ, साइन के साथ इनसाइड लिखोगे, लेकिन साइन हटा के क्या लिखोगे, आउटसाइड, इतना आउटसाइड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक एजम्पशन के साथ आगे बढ़ना है, फिर अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता तो मतलब आंसर पॉजिटिव का मतलब कि हमारा एजम्पशन सही है, और निगेटिव आया है तो इसका मतलब एजम्पशन। क्या पूरी बात समझ में आई? लॉ अभी पक्का हो गया है। हम लॉ पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि पूछे जाने का फैशन नहीं है, लेकिन कम से कम बेसिक फॉर्मूला तो समझ में आना चाहिए कि क्या है। अब हमें क्या करना है, इस एम्पियर्स लॉ की मदद से कुछ नए शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाना है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। इससे पहले का पूरा होमवर्क कर लेना है। एम्पियर्स लॉ का होमवर्क आज मैं नहीं दे रहा हूं, अगली क्लास में फिर नया होमवर्क मिलेगा, तो यहां तक के सारे क्वेश्चंस कर लेना है।